हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है। क्लास 11 बुक आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मिड टर्म एग्जाम में जो भी आपके इस बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं जो 40 मार्क्स के हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सेकंड है उपभोक्ता का संतुलन, थर्ड है मांग, फोर्थ है मांग की कीमत लोच और फिफ्थ है उत्पादन फलन। ठीक है, तो ये टोटल 5 चैप्टर आपके मिड टर्म सिलेबस में है। इनकी डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th ESP नाम से है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स और जो भी पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो दे दी जाएंगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीवन यापन के साधन और आजीविका प्रदान करती है। यानी अर्थव्यवस्था एक प्रणाली की तरह काम करती है जहां पे लोगों के जीवन यापन के लिए साधन मिलते हैं और आजीविका मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है? ठीक है, दुर्लभता का मतलब कमी। संसाधनों की कमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी संसाधन की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी आपके भाई मांग ज्यादा है लेकिन आप उस संसाधन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? संसाधनों की कमी या संसाधनों की दुर्लभता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समस्या का अर्थ लिखिए। आर्थिक समस्या क्या है? तो देखिए, आर्थिक समस्या यह तय करने की समस्या है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे और कहां किया जाए। तो आर्थिक समस्या क्या है कि भाई आपके पास संसाधन सीमित है, आप उसका जो प्रयोग है उन संसाधनों का कैसे करेंगे और कहां करेंगे, इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका MRT यानी सीमांत रूपांतरण दर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो MRT क्या होती है? MRT वह अनुपात है जिसमें वस्तु Y की इकाइयों का त्याग वस्तु Y की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो MRT का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास संसाधन सीमित है, आपके पास 10 रुपए हैं और आपको क्या करना है, X और Y प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, 2 वस्तुएं खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे भाई, 5 इसे खरीद सकते हैं, 5 इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि भाई मुझे X ज्यादा खरीदना है, तो आप सीमित संसाधनों में क्या करेंगे, इसको 6 कर देंगे और इसको 4 कर देंगे। ठीक है, तो इनके अनुपात में जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, जो इसके अनुपात में परिवर्तन आया है, यानी एक की कमी इस करी है तो एक जो है, एक की यहाँ पे कमी करी है तो ये क्या हो गया, एक ज्यादा आ गया। ठीक है, तो इनके अनुपात में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? MRT कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? तो सूत्र MRT का होता है चेंज जो हमारा होता है y, यानी जो हमने इसमें परिवर्तन देखा और जो x में परिवर्तन देखा, इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा MRT निकल जाता है। ठीक है, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। अवसर लागत क्या है? ठीक है, तो देखिए, अवसर लागत वह त्याग है जो एक विकल्प चुनने पर दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने के कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया भाई, इसका एक त्याग करा तभी जाके हमें एक ये मिला है, तो ये जो त्याग करा है और जो इसने पाया है उसे क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने विदेशी पूंजी को प्रस्तावित करना शुरू कर दिया है, PPC के संदर्भ में इसका आर्थिक मूल्य क्या होगा? यानी विदेशों से अगर पूंजी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, उत्पादन स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन स्तर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि विदेशी निवेश से उत्पादन बढ़ेगा और PPC दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो PPC में क्या आएगा, बदलाव आएगा। संसाधनों के बढ़ने से क्या होता है, जो PPC होता है उसमें बदलाव आता है, वो दाईं तरफ खिसकता है। संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए, मितव्ययता का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम और कुशलतम उपयोग। तो मितव्ययता क्या है भाई, जो भी आपके पास संसाधन है आप उनका सर्वोत्तम और कुशलतम उपयोग कर रहे हैं, तो वो होता है संसाधनों की मितव्ययता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो देखिए, यह अर्थशास्त्र की यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत
आर्थिक इकाइयों जैसे उत्पादन, उपभोक्ता आदि के निर्णयों से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं या किसी एक कंपनी या फर्म से निर्णय लिए जाते हैं कि भाई उत्पादन क्या होगा, उपभोक्ता के लिए क्या सामान बनाने हैं। तो ये सारा निर्णय कौन लेता है? व्यक्तिगत स्तर पर लिया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक फर्म या कंपनी के द्वारा। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समष्टि और औसतों से संबंधित है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, समष्टिगत उत्पादन हो गया, बचत हो गया, निवेश हो गया आदि। तो ये क्या होता है? पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भाई समष्टि स्तर पर क्या उत्पादन किया जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या रहेगी, बचत क्या होगी, निवेश क्या होगी एक देश के अंदर। तो ये सारा जो होता है एक बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, तो इसलिए से क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। यह अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे घटकों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे घटक क्या हो गए भाई? मांग हो गई, पूर्ति हो गई। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे घटक जो इसके अंदर देखे जाते हैं। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, यानी पूरे देश में संपूर्ण उत्पादन कितना होगा, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात इसमें करी जाती है। यह व्यक्तिगत वस्तुओं और उत्पादन कारकों के मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित है, यानी व्यक्तिगत स्तर पर या एक कंपनी जो है वो वस्तुओं का क्या उत्पादन होगा, क्या मूल्य होगा, वो निर्धारित करती है। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर से संबंधित होता है कि भाई एक देश के अंदर जो जनरल प्राइस क्या होगा उसको निर्णय लेना होता है। इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? मूल्य सिद्धांत। और वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसे आय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आय से रिलेटेड होती है, ना पूरे देश में जो राष्ट्रीय आय क्या रहेगी उससे रिलेटेड होती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अधिकतम संतोष लाभ से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है भाई? या तो व्यक्तिगत व्यक्ति होगा या उपभोक्ता होगा या एक कंपनी होगी, उसके उसे कितना संतोष मिल रहा है, कितना लाभ हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रक्रिया के अनुकूलन से संबंधित होता है कि एक देश में पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वृद्धि हो रही है, क्या कमियां रह गई हैं, तो इन सब चीजों का विश्लेषण जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक अर्थव्यवस्था और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए सकारात्मक अर्थव्यवस्था यह बताता है कि आर्थिक समस्याएं वास्तव में क्या हैं और कैसे हल होंगी। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे हल निकाला जाए, ये सकारात्मक अर्थव्यवस्था बताती है। वहीं जब हम आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये बताता है कि आर्थिक समस्याएं कैसी होनी चाहिए और उन्हें कैसे हल किया जाना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक अर्थव्यवस्था इसे वास्तविक आंकड़ों द्वारा परखा जा सकता है। तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं भाई? जो हमारे पास वास्तविक आंकड़े हैं उसके आधार पर इसको परख सकते हैं। इसे वास्तविक आंकड़ों द्वारा नहीं परखा जा सकता, यानी हम आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था को आंकड़ों के आधार पर नहीं परख सकते। इसका उद्देश्य किसी आर्थिक क्रियाकलाप का यथार्थ वर्णन करना होता है। ठीक है ना, कि कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करे जा रहे हैं, एट इज जैसे हैं वैसे उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं इसका उद्देश्य आदर्शों का निर्धारण करना होता है, और ये क्या बताता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए क्या आदर्श चीज है वो बताने का काम जो है आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था करती है। यह तथ्यों पर आधारित होती है, सुझावात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप? तथ्यों की बात करी जाती है, सुझाव नहीं दिए जाते। वहीं जब हम आदर्शात्मक की बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। ठीक है, और सुझावात्मक प्रकृति का होती है। तो इसमें क्या होता है भाई? सुझाव दिए जाते हैं, तो सुझावात्मक होती है, ये सुझाव दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, या व्यक्तिगत राय भी इसमें ली जाती है। ये कोई मूल्य निर्धारण नहीं होता, अर्थात यह निष्पक्ष होता है। तो इसमें कोई भाई मूल्य कोई नहीं है, कोई एक वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं कर दी जाती कि भाई ये मूल्य है और यही इसी हिसाब से ये सारी चीजें होंगी। इसमें देखा जाता है भाई तथ्य क्या है और क्या चीजें हो सकती हैं, उसके आधार पर कोई बात कही जाती है, लेकिन यह मूल्य निर्धारण होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या होती है भाई? वैल्यू ऑफ जजमेंट होती है कि मूल्य ये कहता है तो ऐसा करा जाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो ये क्या होगा भाई? अगर ये सकारात्मक अर्थव्यवस्था के अंदर आएगा, क्योंकि भाई फैक्ट देखे जाएंगे, तथ्य देखे जाएंगे, आंकड़े देखे जाएंगे, उसके आधार पर ही बात रखी जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था में आय में असमानताएं हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? फैक्ट पर आधारित होती है, तथ्यों पर आधारित होती है। वहीं जब हम आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो इसके उदाहरण अगर आप देखेंगे तो भारत को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए कि भाई भारत में जो है कीमतें बढ़ रही हैं उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो भाई ये सुझाव दे रहा है लेकिन बता नहीं रहा है कि कैसे हो सकता है। आय असमानताओं को कम किया जाना चाहिए, कह रहे भाई आय की असमानताओं को कम करो, लेकिन कैसे किया जाएगा इसका कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इनमें ये जो अंतर है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो होती है वो सकारात्मक अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था को सही तरीके से देखने का काम करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार समझाइए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आपकी बाजार अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, यानी बाजार में एक अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक गतिविधियां होगी वो कौन तय करेगा? बाजार की शक्तियां। आर्थिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि भाई बाजार अगर आर्थिक गतिविधियों को तय कर रहा है तो जितनी भी बड़ी कंपनियां होंगी वो लाभ को देखेंगी, तो मेन उद्देश्य क्या रह जाएगा इस अर्थव्यवस्था के अंदर? लाभ कमाना। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुख्यतः बाजार में उनकी मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती हैं। ठीक है, तो वस्तु की क्या कीमत होगी वो मांग और आपूर्ति के द्वारा तय की जाती है बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे अमेरिका और जापान में आप इस तरह की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। सेकंड है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या है? तो देखिए इसमें उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, निवेश हो गया या विनिमय जैसे आर्थिक गतिविधियां सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहां पे हमने देखा था भाई कि जो भी आर्थिक गतिविधियां थी वो कौन कर रहा था? बाजार। लेकिन यहां पर आप देखेंगे या तो सरकार करेगी या तो कोई भी एक केंद्रीय जो प्राधिकरण जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा वो नियंत्रित करता है। ठीक है, आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर भाई आर्थिक कल्याण जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो, आर्थिक निर्णय जो है सामाजिक कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो आर्थिक निर्णय जो लिए जाते हैं किस लिए? सामाजिक कल्याण के लिए। वहां पर हमने देखा था बाजार अर्थव्यवस्था में वहां पर लाभ कमाना होता था। वस्तु और सेवाओं की कीमतें, मांग और आपूर्ति बाजार सरकारी निर्णयों से तय करता है। तो भाई बाजार में जो भी वस्तु हैं या जो सेवाएं हैं उनकी जो कीमतें हैं वो कौन तय करता है? वो सरकार तय करता है। ठीक है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखें तो पूर्व सोवियत संघ हो गया या चीन, जो पुराने समय में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो जो थी केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, थर्ड आपकी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह वह व्यवस्था है जहां बाजार की शक्तियां और सरकारी हस्तक्षेप दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे भाई? बाजार की शक्तियां भी होगी और सरकारी हस्तक्षेप भी होंगे। लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना भी होता है और सामाजिक कल्याण दोनों होता है इसमें। संसाधन नियंत्रण जो होता है वो सरकार और जनता का साझा नियंत्रण होता है। ठीक है, पब्लिक और सर्विस जो होती है वो, यानी इसमें क्या हो सकता है? सरकार भी जो है नियंत्रण रख सकती है संसाधनों पर और जनता भी। ठीक है, यानी जिसके पास पैसा है वो भी रख सकता है। कीमत निर्धारण कौन करता है? बाजार की कीमत तय करता है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाजार है वो कीमतें तय तो करता है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। भारत और फ्रांस जैसे देशों में आप मिश्रित अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग देशों की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया गया। तो भाई जिस देश में जैसी आवश्यकता थी उसके आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है और अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, यानी कोई भी जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? तो देखिए सभी अर्थव्यवस्थाओं में संसाधन सीमित होते हैं। तो भाई इस दुनिया में कोई भी संसाधन है वो सीमित है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए 3 मुख्य समस्या आती हैं। लेकिन देखिए संसाधन बेशक से सीमित होते हैं लेकिन इच्छाएं जो होती हैं सबकी असीमित होती हैं। ठीक है, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे कंपनी का ओनर हो, एक देश हो। ठीक है, तो सबकी क्या होती है? इच्छाएं जो होती है असीमित होती हैं, संसाधन सीमित होते हैं। तो ऐसे में क्या सबसे बड़ी समस्या आती है? सबसे पहले केंद्रीय समस्याओं में क्या उत्पादन करें। ठीक है, तो कौन सी वस्तु और सेवाएं बनानी है? बुनियादी जरूरतें वाली, विलासिकता वाली, या उपभोक्ता या पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई उत्पादन क्या किया जाएगा? कृषि या औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य या सैन्य सेवाओं पर जोर देना। तो सबसे बड़ी समस्या है भाई किन चीजों का उत्पादन किया जाए एक अर्थव्यवस्था के अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। ठीक है, लोगों की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, कुछ लोग विलासिकता की वस्तुएं खरीदते हैं, कुछ बहुत सारी जो होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जरूरतों की जो चीजें होती हैं वो खरीदी जाती हैं, कुछ पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी पे भी उत्पादन किया जाता है, शिक्षा पर भी किया जाता है, स्वास्थ्य पर भी किया जाता है। तो केंद्रीय समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही आती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर कि भाई क्या उत्पादन करें, क्या जरूरी है उत्पादन करना, किससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है कैसे उत्पादन करें, यानी उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनानी है। ठीक है, तो 2 तरह की तकनीक होती है। एक होती है आपकी पूंजी गहन तकनीक, यानी अधिक मशीनों का उपयोग करेंगे तो इससे समस्या है कि भाई कम रोजगार होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा अगर हम
ज्यादातर पूंजी और क्या करेंगे, पूंजीगत अगर तकनीक अपना लेते हैं, मशीनों का ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। दूसरी आती है श्रम गहन तकनीक, अधिक श्रमिकों का उपयोग होगा तो ज्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से देखें तो समस्या है भाई कि कैसे उत्पादन करें, और उसके अंदर भी दो समस्याएं आती हैं। पहला भाई पूंजीगत निर्माण किया जाए यानी गहन तकनीक द्वारा, या श्रम यानी गहन तकनीक जो होगी श्रम के पर आधारित होगी। ठीक है, तो ये भी एक समस्याएं आपको देखने को मिलती है अर्थव्यवस्था के अंदर। थर्ड आपकी आती है किसके लिए उत्पादन करें, उत्पादों का वितरण किसके लिए किया जाएगा। ठीक है, यानी सामान जो बनाया जाएगा तो किसके लिए बनाया जाए। समान वितरण किया जाए यानी सभी को बराबरी से देना, लेकिन निवेश कम होगा। यानी अगर आप जितना भी सामान है, अगर सारा सामान हम सामान्य लोगों के लिए बना देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमीर लोग नहीं पसंद करेंगे, तो निवेश क्या आएगा उसके अंदर, कम आएगा। असमान वितरण, कुछ को अधिक देना निवेश बढ़ाता है लेकिन सामाजिक न्याय कम हो जाता है, और सारी महंगी चीजें बना दी जाएंगी तो कुछ लोग ही इसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी लोग जो है वो उससे वंचित रह जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भाई जो उत्पादन है वो क्या करें। तो तीन सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये तीन जो है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है और इसकी मान्यताएं क्या हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र को हम पीपीसी भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं। यह वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपनी मौजूदा तकनीक और संसाधनों के पूर्ण उपयोग से उत्पन्न करती है। तो भाई हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, और मान लीजिए हमें दो वस्तुओं की जरूरत है उन संसाधनों में, तो हम उसे किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या संयोजन बनाएंगे, उसे ही कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो देखिए जैसे हाँ आपके पास जो है गेहूं है, ठीक है, आप एक देश में रह रहे हैं, उस देश के अंदर भाई नागरिक हैं, और वहां पर अगर आप देखेंगे भाई एक समस्या गेहूं की आएगी, और एक आपको अपनी क्या करनी है, अपने आंतरिक जो शक्ति है उसको भी बढ़ानी है। ठीक है ना, विदेशी शक्तियां जो आपके ऊपर आक्रमण कर रही हैं, तो इसके लिए आपको हथियार भी रखना है। तो इसलिए आपको दोनों चीजों की जरूरत है, यानी देश के अंदर जनता के लिए गेहूं और अपनी सुरक्षा के लिए टैंक। ठीक है, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो सीमित है, संसाधन जो है आपके पास सीमित है, तो आप किस चीज पर ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है, उन संसाधनों के अंदर। तो अगर आप देखते हैं भाई तो ये पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना, ये उत्पादन की संभावनाएं हैं। यानी अगर आप क्या करते हैं भाई 15,000 अगर आप टैंक ले लेते हैं तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं आप क्या करते हैं, एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप बी, कि आपका क्या करते हैं भाई 14,000 आप टैंक ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1,00,000 टन जो है आपको गेहूं मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे भाई अलग अलग संयोजन देखेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये संयोजन है। ठीक है ना, ये संभावनाएं हैं, आप क्या लेकर और कैसे एक चीज को घटा के और दूसरे चीज को ले सकते हो। तो आप देखेंगे ना भाई आपको जिस चीज की जरूरत है, ठीक है ना, समय के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे उस हिसाब से चीजों को चूज करेंगे, या ए कॉम्बिनेशन बी सी डी ई एफ, तो जो आपको कॉम्बिनेशन बेहतर लगेगा आप उसको लेंगे। लेकिन इसका फायदा, इसका नुकसान क्या होगा कि भाई अगर आप इस चीज को बढ़ाएंगे, इस चीज को घटाएंगे, तो अगर इस चीज को आप घटा रहे हैं तभी आप इस चीज को बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास संसाधन जो है वो सीमित हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे ये आपके कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है ना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है कि आप भाई कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। यानी अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो आपको दूसरी चीज का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि आपका संसाधन सीमित है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या करता है, यही कॉम्बिनेशन दिखाने का काम करता है। ठीक है ना, तो आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका उत्पादन संभावना वक्र है। मान्यताएं क्या होती हैं, देखिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन निश्चित हो, तो ये कभी तभी काम करेगा भाई कि आपके पास संसाधन जो हैं जितने हैं उतने ही संसाधन निश्चित हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है संसाधन में, क्योंकि भाई अगर संसाधन बदलेंगे तो उत्पादन भी जो है वो बदल जाता है। सभी संसाधनों का पूर्ण और कुशलता पूर्वक उपयोग हो रहा हो, और जो भाई आपके पास संसाधन आप उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कम कर रहे हैं। उत्पादन तकनीक स्थिर होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि परिवर्तन हो जाएगा तो भाई उत्पादन क्या है वो बदल जाएगा। संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पूरा कुशलतम उसका इस्तेमाल करना है, और सभी वस्तुओं का जो है अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं हैं, तभी हमारा जो है पीपीसी जो कर्व है वो सही साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी के दो बुनियादी गुणों की व्याख्या करो। तो पीपीसी के दो बुनियादी गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है उत्पादन संभावना वक्र के गुण। पहला जो होता है वो नीचे की ओर ढलान होता है उसका। ठीक है, संसाधन सीमित होते हैं इसलिए एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है वो ढलवा हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये रहा इस तरह से। ठीक है ना, ये ढलान होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई देखिए अगर आपको ये वाली वस्तु अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये वाली वस्तु आप देखेंगे ये घटेगी, ये बढ़ेगी,
तो ये घटेगी, इसीलिए आप देखेंगे ये क्या होता है, ढलान, ठीक है ना, ए, और ये देख रहे हैं ना बी, ये क्या होता है, ढलान, ढलान की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं नीचे की ओर ढलान होता है इसके अंदर, क्योंकि जब आप एक वस्तु को कम करते हैं तो दूसरी चीज तभी जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि संसाधन जो है आपके पास सीमित है, ठीक है। सेकंड, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तु का त्याग बढ़ता है, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई मूल बिंदु जो है आपका ये है, तो यहाँ पे आपको नतोदर दिखाई देगा, यानी ये इधर घटता हुआ दिखाई देगा और ये इधर जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किस तरफ होता है, मूल बिंदु के और नतोदर आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत विस्थापन दर एमओसी एमआरटी क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सीमांत विस्थापन दर एमआरटी वह अनुपात है जिसमें एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा और दूसरी वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा को मापा जाता है। यानी जब भी आप देखते हैं भाई एक वस्तु के लिए आप दूसरी वस्तु का त्याग कर रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है औसत परिवर्तन, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत विस्थापन दर एमओसी या एमआरटी कहते हैं, ठीक है। अर्थात यदि हम वस्तु x की अतिरिक्त इकाई बनाते हैं, ठीक है, या बनानी है, तो हमें वस्तु y की कितनी इकाइयां जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनका जो होता है अनुपात होता है। तो एमआरटी हमारा होता है चेंज इन जो भी हमारा y प्रोडक्ट है अपॉन में चेंज इन जो भी हमारा आया है किसमें, x प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये देखिए कि वस्तु x और वस्तु y है, तो अगर आपको क्या करना है भाई, वस्तु y लेनी है 10, तो आप x नहीं ले सकते, संसाधन सीमित है। लेकिन आप क्या करेंगे भाई, इसको अगर आप घटाएंगे, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, वस्तु x को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप घटाते जाएंगे तो ये जो है आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, y वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, तभी आप x वस्तु ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, एमआरटी, ठीक है। तो हमने देखा था ये इसका फॉर्मूला हो गया कि भाई इसमें अगर आप देखेंगे कितने का, इसमें एक का त्याग किया गया है, तो यहाँ पर एक जो है वो क्या है, वो बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक का त्याग किया जाता है, जैसे जैसे त्याग घटाता है वैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमआरटी कहते हैं, ठीक है। एमओसी भी यही होता है, अगर हम इसको कह दें 1/1, ठीक है, इसको अगर आप काटेंगे तो ये हो गया आपका एमओसी, 2/1 तो 2 हो गया, ऐसे ही 3/1 हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ऐसे ही 4/1 हो गया, इनको अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये एमओसी है, 1 2 3 4, ये आपको एमओसी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एमओसी निकाला जाता है, ठीक है। कुछ चीजें और याद रखनी है हमें इसके अंदर जो पेपर में पूछी जाती हैं, भाई देखिए एमओसी और एमआरटी जब घटता है तब आप देखेंगे कि यानी जो आप ग्राफ देखेंगे वो उत्तल या उन्नतोदर बनेगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर तो देखिए बढ़ेगा तब कैसा बनेगा, बढ़ेगा तो आप देखेंगे इस तरह से शेप बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब बढ़ता है, यानी ये वाली अगर स्थिति है तो इसका मतलब आप कहेंगे जो एमआरटी है आपका बढ़ रहा है तो अवतल नौतोदर ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बन जाएगा। वहीं अगर आप देखते हैं कि जो आपका एमओसी है, ठीक है, मान लीजिए आपका एमओसी है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी मान लीजिए पहले जो था वो 6 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो ये दिख रहा है आपको घटता हुआ। तो एमओसी अगर आपका घटता हुआ कभी भी नजर आएगा तो उस समय जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। घटने पर उत्तल बनता है और उन्नतोदर, ठीक है, अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहीं अगर आप देखते हैं कि आपका एमओसी जो है वो बिल्कुल समान रहे, मान लीजिए 1 1 1 1 और 1 रह जाता है, ठीक है ना, यानी बिल्कुल समान रहता है, तो उस समय आपका एमओसी जो होगा वो बिल्कुल स्थिर यानी सीधी रेखा पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 3 तरह से एमसीक्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीमांत विस्थापन दर क्या होता है, ठीक है, एमओसी एमआरटी क्या होता है, और उसके बाद अगर जो आपका एमओसी है वो बढ़ते दर पर है, ठीक है, तो बढ़ते दर पर है तो इसका मतलब क्या बनाएगा, वो अवतल होगा और उन्नतोदर होगा। वहीं अगर हम देखेंगे एमओसी जो है आपका घटते दर पर है तो वो क्या बनाएगा, उन्नतोदर होगा और उत्तल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल नतोदर क्यों होता है, समझाइए, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो हमने देखा भाई कि अवतल उन्नतोदर क्यों होता है, तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर अवतल होने का मुख्य कारण अवसर लागत का बढ़ना है। यानी अवसर लागत बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, जो आपका पीपीसी कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो जाता है, ठीक है। कारण क्या है, संसाधनों की विभिन्न दक्षता, यानी अगर संसाधन जो है यानी सभी संसाधन जो हो गए भूमि श्रम पूंजी हर वस्तु के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होते। कुछ संसाधन एक वस्तु के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और दूसरी वस्तु के लिए कम उपयुक्त होते हैं। तो पहला कारण क्या है भाई, संसाधनों की विभिन्न दक्षता, यानी हर संसाधन जो होता है उसके लिए जो वस्तु यूज करी जाती हैं, ठीक है ना, वो अलग तरह से सक्षम होती है, यानी अलग अलग काम कर रही होती हैं। तो इसलिए उत्पादन जो होता है किसी के लिए ज्यादा अच्छा होता है, किसी के लिए कम
होता है। तो जिसके लिए ज्यादा अच्छा होगा उस संसाधन की, उस वस्तु की जो है वो उत्पादकता जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, सीमांत रूपांतरण दर एमआरटी का बढ़ना, यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं और संसाधनों को दूसरी वस्तु से स्थानांतरित करते हैं तो शुरू में जो अच्छे संसाधनों का प्रयोग होता है। तो दूसरा क्या भाई, सीमांत रूपांतरण दर। आपको पता है भाई, अगर कोई भी वस्तु है उसका अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, हमें जहां पे ज्यादा फायदा हो रहा होगा हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, उसका रूपांतरण कर देंगे, वहां से हम ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो संसाधनों का जो होता है वो अच्छे से उपयोग किया जाता है दूसरे संसाधन का, ताकि भाई और ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो एक चीज को बढ़ाने के चक्कर में दूसरी चीज को कम करना पड़ता है। तो इससे भी जो हम देखते हैं कि जो एमओसी है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे कम उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे दूसरी वस्तु का त्याग, अवसर लागत अधिक होता है। और उसके बाद हमें लगता है भाई जब दूसरे संसाधनों को हमें ज्यादा यूज करना है और पहले वाले पे उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, वहां से संसाधनों को खींच के कहाँ पे लगाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्विंटल जो है वो क्या हो रहा है, अगर गेहूं हो रहा है, ठीक है, और गेहूं 2 क्विंटल हो रहा है, वहीं अगर हम चावल लगा दे, इसके अंदर अगर हम धान की खेती कर देते हैं, ठीक है, और धान जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मुश्किल से 1 कुंटल हो रहा है, ठीक है, और कभी कभी उससे भी कम हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से यानी यहाँ पे जो आपने संसाधन लगाए जो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आप उन संसाधनों को शिफ्ट कहाँ करेंगे, गेहूं की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो यही, तो इससे क्या होगा भाई कि जहां पर ज्यादा फायदा है तो उसका ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो चीजें होंगी वो यहाँ से इधर शिफ्ट होंगी, संसाधन जो होंगे यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो सेकंड हो गया आपका सीमांत रूपांतरण दर का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि जहां पर ज्यादा फायदा होगा वहां पर ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यही कारण है कि सीमांत रूपांतरण दर लगातार बढ़ती है। तो इसलिए भाई क्या होगा, सीमांत रूपांतरण दर तो बढ़ेगी जब भाई कन्वर्जन इधर ज्यादा होगा, लोग ज्यादा इधर कन्वर्ट करेंगे संसाधनों को, तो एमआरटी भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है उपयोगिता को मापने की विधि क्या है। किसी चीज की उपयोगिता को हम कैसे नापते हैं। तो उपयोगिता को मापने की 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, इसमें उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है। जैसे अगर एक चीज आपको बहुत संतोष देती है तो आप उसे 10 अंक देंगे, अगर कम संतोष देती है तो आप उसे 5 अंक देंगे। इसे सटीक माप कहा जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, आपको कोई चीज पसंद आ रही तो आपने क्या कर दिया, उसको 1 नंबर दे दिया। तो ये क्या होती है, गणनावाचक उपयोगिता होती है। तो इसे किसने दिया था, अर्थशास्त्री मार्शल ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, याद रखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे 10 अंक हो गए वो ज्यादा संतोष देंगे और 5 अंक है जो कम संतोष देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गणनावाचक उपयोगिता। किसी भी चीज का यूज करते हैं तो उसको हम किस तरह से वो करेंगे, उसके सेटिस्फेक्शन को बताएंगे भाई, कितनी हमें अच्छी लगी, कितना संतोष मिला। तो अगर हम उसको क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक उपयोगिता के द्वारा बताना। दूसरा आता है क्रमवाचक उपयोगिता। इसमें उपयोगिता को क्रम में बताया जाता है, संख्या में नहीं। यह कहता है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन यह नहीं बताता कि कितनी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, वस्तुओं को, अगर आपको कोई वस्तु कितनी पसंद आ रही है आप उसको रैंक देंगे। ठीक है, यानी ये मुझे 1 नंबर पे पसंद आ रही है, 2 नंबर पे पसंद आ रही है, 3 नंबर पे, उसमें रैंक दिया जाता है। ठीक है, इसे अर्थशास्त्री हिक्स ने समझाया था। तो ये अर्थशास्त्री हिक्स द्वारा बताया गया था। उदाहरण, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, बस पसंद का क्रम बताया गया है, अंक नहीं। ठीक है, ऐसे हमें भाई 2 चीज दी गई पीने के लिए, चाय दी गई, कॉफी दी गई, तो आपके लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, आपको कौन ज्यादा संतोष दे रही है, तो आप बता देंगे भाई मुझे कॉफी ज्यादा संतोष दे रही है चाय से, तो आप क्या करेंगे, उसको रैंक 1 पर रख देंगे। तो इस तरह से आप उसकी उपयोगिता बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तालिका की सहायता से कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता यानी एमयू, कुल उपयोगिता टीयू, इसमें संबंध देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक टेबल दी हुई है। अगर आप टेबल देखेंगे तो इस टेबल में आप देखेंगे संतरों की संख्या दे रखी है, इकाइयां दे रखी हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, संतरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर जब तक वो संतरे का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक उसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का तो पता ही नहीं लगेगा। तो पहली क्वांटिटी जब यूज करेगा, पहली इकाई, तो भाई उसे चीजें पसंद आएंगी, तो उसके लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि उसने पहली बार खाया तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन जब उसकी दूसरी क्वांटिटी लेगा तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी आप देखेंगे कम हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल यूटिलिटी कम क्यों होगी, इसलिए होगी कि जब हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो वो पहली बार हमें अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी बार हमें उसका टेस्ट पता लग जाता है, और जब उसकी उपयोगिता पता लग जाती है तो उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती जितनी पहले बार में थी। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये सीमांत ह्रासमान का एक सिद्धांत होता है, वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको। तो दूसरा अगर आप यूज करते हैं तो 18 हो गई, तीसरा आप यूज करेंगे तो इसकी टोटल यूटिलिटी 23 हो जाएगी। ऐसे आप फोर्थ यूज करेंगे तो 25, यानी क्या हो रही है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाइयों का यूज करेंगे तो टोटल यूटिलिटी भी जो होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है,
वही जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, यानी पहले से आप जब दूसरे की तरफ जाते हैं तो आपको कितना जो है वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यानी कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक से दूसरे प्रोडक्ट पे, क्या अंतर आ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, एमयू कहते हैं। यानी देखिए पहले वाली में आपने देखा था भाई आपको 10 यूटिल का मजा आया, दूसरे में 8 आया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन आप देखेंगे भाई 8 का। ठीक है, पहले में तो 10 था, दूसरे में आप देखेंगे भाई यहाँ से आया तो परिवर्तन कितना 8 का, तीसरे में देखेंगे 5 का। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 2 का, फिर इसमें परिवर्तन देखेंगे 1 का, फिर यहाँ देखेंगे तो, और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का भी हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है आपकी माइनस तक भी चली जाती है। यानी एक ही चीज को आप अगर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो देखिए जब mu धनात्मक यानी शून्य से ऊपर होता है, इस स्थिति में कुल उपयोगिता tu बढ़ती है। तो इन दोनों में अगर हम संबंध देखेंगे तो संबंध में पहली चीज क्या बता रही है कि mu धनात्मक है, शून्य से ऊपर होता है, इस स्थिति में कुल उपयोगिता जो होगी tu बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं भाई टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हैं शुरुआत में बढ़ रही है, ग्राफ में अगर आप देखेंगे देखिए टोटल यूटिलिटी जो है आप देख रहे होंगे ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यानी धनात्मक में है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, पहली चीज। ठीक है, सेकेंड चीज, जब mu शून्य होती है कुल उपयोगिता tu अपने अधिकतम बिंदु पर होती है। ठीक है, यानी आप एक ही वस्तु को अगर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आपका mu यानी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पर शून्य, और जब आपकी मार्जिन यूटिलिटी शून्य होती है तो उस समय आपका जो tu होता है वो अधिकतम बिंदु पर होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे आप ग्राफ पे देखेंगे, ये देखिए tu आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अधिकतम पर है। ठीक है, थर्ड चीज, जब mu ऋणात्मक शून्य से कम होता है, इस स्थिति में कुल उपयोगिता tu घटती है, और जैसे ही आपका mu आप देखेंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे आपकी टोटल यूटिलिटी जो होगी वो घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर tu जो आपका है वो क्या हो रहा है, घटना शुरू हो गया है ग्राफ पे। ठीक है, तो ये mu और tu के बीच में 3 महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, पेपर में आते हैं। अब आता है हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, जो हमने देखा था भाई क्यों ऐसा हो रहा था कि एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल कर रहे थे तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो भी कम हो रही थी और मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो भी कम हो रही थी। तो हरासमेंट जो हमारा हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम है वो क्या कहता है, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि जो होती है वो घटती है। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा भाई, कोई चीज अभी दी गई, फिर 5 मिनट बाद वही चीज दोबारा दी जाए, फिर 5 मिनट बाद दोबारा दी जाए, तो आपको क्या लगेगा, वो चीज उतनी संतुष्टि नहीं देगी, वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, घटने लग जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती है और अंततः शून्य या ऋणात्मक हो जाती है, और वही चीज आपको बार बार दी जाएगी तो एक ऐसा टाइम आएगा भाई आप उसे मना कर देंगे। ठीक है, फिर भी कोई जबरदस्ती देगा तो उसका कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव में भी जा सकता है। उदाहरण, पहला गिलास पानी सबसे अधिक संतोष देता है, दूसरा उससे कम, और तीसरा चौथे संतुष्टि लगातार घटती रहती है। यानी आपको भाई एक गिलास, पहले आपको प्यास लगी तो एक गिलास पानी दिया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा है प्यास बुझ गई, फिर आपको कहेंगे भाई दूसरा गिलास भी पी लो, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर कहेंगे तीसरा पी लो, ऐसे करते करते आपको 4 गिलास पिला दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप उल्टी कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सीमांत उपयोगिता क्या होगी आपकी, जो mu होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या हैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या हैं, तो देखिए उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है उसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, तो एक उपभोक्ता हमेशा समझदार होता है, तो उसके बाद जो संसाधन होते हैं उस संसाधनों को ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है कि भाई उसे उस संसाधन से पूरी संतुष्टि मिले, यानी जितना पैसा है वो उससे मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन ले सके। उपयोगिता विश्लेषण, इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता की गणना यूटिल्स में की जा सकती है और यूटिल्स को उपयोगिता के माप की इकाई भी कहते हैं। तो ऐसे में हम भाई कोई भी सामान लेंगे तो हम उसको कैसे नापेंगे, भाई हमें कितनी संतुष्टि मिली, तो उसको एक पैमाना दिया गया है यूटिल्स का, कि यूटिल्स में हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वस्तु की स्थिति में अगर आप देखें तो भाई आपके पास एक वस्तु है, तो आप उसको कैसे कहेंगे भाई आपको कितना जो है सेटिस्फेक्शन मिला है किसी वस्तु से, तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो हो गया ना आपका उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो MUM यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जिसे कहा जाता है कि भाई आपका जितना संसाधन था, जितने पैसे थे, उसमें आपको जो आपने सामान लिया है उस प्राइस में वो कितना संतुष्टि दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, यानी कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो उस समय आपकी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, कैसे मापेंगे, तो
एक्स यानी वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता, और नीचे क्या रखेंगे हम, जो भी हमारे वस्तु एक्स का मूल्य है तो एक उसकी उपयोगिता और उसका मूल्य रख देंगे। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी उस पैसे में जितनी आपकी उपयोगिता है, अगर इनको डिवाइड करते हैं, अगर वो दोनों बराबर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं भाई ये एक वस्तु की स्थिति में हमें पूरा सेटिस्फेक्शन दे रही है, ये मेरे लिए सही है, ठीक है। वहीं अगर आपकी दो वस्तु की स्थिति में होगा तो आप क्या करेंगे, फिर एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू वाई अपॉन में जो उसका प्राइस का वाई और अपॉन में एम यू एम लिख देंगे, ठीक है। तो ये अगर तीनों बराबर, यानी एम यू एम जितना आपके पास पैसा है, अगर ये दोनों उसके बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आप जो है इस वस्तु से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता का क्या है, संतुलन है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है आपकी जो भी उपभोक्ता है उसके संतुलन की शर्तों को नापने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता केवल दो वस्तु एक्स और वाई का उपभोग करता है, उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए और उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो दो वस्तु हैं, उसमें हम देखेंगे किस तरह से उपभोक्ता को संतुलन होता है। तो जब उपभोक्ता दो वस्तु एक्स और वाई खरीदता है तो उसका संतुलन इस शर्त पर होता है कि क्या होना चाहिए, हमने देखा था फॉर्मूला एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स और ऐसे एम यू वाई अपॉन में वाई, ठीक है ना, और इक्वल टू में एम यू एम, ठीक है। तो जो हमारी मुद्रा की उपयोगिता है वो किसके बराबर होनी चाहिए, दोनों वस्तु और उसके एम यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लीजिए वस्तु एक्स और वाई दोनों की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। तो दो वस्तुएं हमारे पास, दोनों की जो प्राइस है वो 1 रुपये है। तो मान लीजिए पहली इकाई हमने खर्च किया तो हमें 28 यूटिल्स मिला, किस पे, एक्स पे। फिर हमने वाई पे खर्च किया तो कितना मिला, 32। तो ऐसे 2 पे खर्च किया 24 और इस पे कितना आया, 29। तो जैसे हम इकाइयां खर्च करते जा रहे हैं वैसे हमें यूटिल्स में जो है वो एमयू मिलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि हमें देखना है कि भाई कहाँ पर जो है, जो हमारे पास पैसा है, ठीक है, जो हमारे पास टोटल इनकम है, उस इनकम में हमें ये दोनों चीजें कहाँ पर सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि भाई 1 रुपये दोनों की कीमत है, ठीक है। तो एम यू एक्स बराबर किसके होना चाहिए, देखिए एम यू एक्स पी एक्स बराबर है एम यू वाई पी वाई, यानी ये दोनों अगर आपके जहां बराबर होंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, किसके बराबर, एम यू एम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सी जगह है जहां पर आपके यूटिल्स दोनों बराबर दिखाई देंगे। तो आप क्या करें भाई, एक इकाई खरीदी तो आपको 28 का मिला है, यहाँ पर 32 का मिला है 1 रुपये में। तो वैसे ही आप जैसे देखते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज अगर आप देखेंगे दोनों का जो एम यू एक्स बराबर एम यू वाई कहाँ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पांचवी इकाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर 16, ठीक है। यानी अगर 1 रुपये में वो एक्स प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितने, 5 यूनिट खरीद रहा है, तो उसे कितना मिल रहा है, 16 का एम यू एक्स मिल रहा है, ठीक है ना, जो उसका एम यू एक्स मिल रहा है। और वही अगर हम बात करते हैं कि जब वो 1 रुपये में कोई 8 वस्तु खरीद रहा है तब उसको वाई में जो है 16 का जो है यूटिल्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप 1 रुपये में ये दो चीजें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं कि भाई यहाँ पर जो है इनका जो एम यू एक्स बराबर हो गया पी यू वाई के, ठीक है ना, सेम इसी प्राइस के, जो भी प्राइस है उनका उस प्राइस के अंदर। तो ये दो देखेंगे, ये दोनों उपभोक्ता के जो है संतुलन है इस वस्तु पर और इस वस्तु पर, ठीक है। तो देखिए यदि एम यू एक्स पी एक्स ज्यादा है, जहां पर आप देखेंगे भाई, अगर देखेंगे कि जहां पर ज्यादा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाई देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, यानी ये क्या है, यहाँ पर एम यू वाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उपभोक्ता एक्स ज्यादा खरीदेगा और एम यू एक्स घटेगा और संतुलन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो भाई ये भी चीजों को खरीद रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बार बार अतिरिक्त इकाइयां खरीद रहा है, ठीक है, ताकि संतुलन मिल सके दोनों वस्तुओं का, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया और इसने यहाँ तक किया। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तो 16 आ गया है, ठीक है। अब ये भी देख रहा है, वाई जब वो खरीद रहा है तो देख रहा है ये तो 16 है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी अब क्या करना है उसे, कि दोनों को एक स्थिति में लेकर आना है, यानी एम यू एक्स को बराबर करना है एम यू वाई के बराबर। तो कैसे लेकर आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये क्या करेगा, इसकी इकाइयों को खर्च करेगा, यानी वाई की इकाइयों को ज्यादा खर्च करेगा, ताकि क्या आ जाए, वो एक संतुलन बिंदु उसको मिल जाए। तो ये देखिए खर्च करता जा रहा है और लास्ट में देखिए यहाँ पर 16 आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई संतुलन तक, यानी एम यू एक्स क्या करेगा भाई, वो तब तक खर्चा करेगा जब तक कि भाई उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो उसने तो खर्चा कर लिया लेकिन वो एम यू एक्स के बराबर नहीं आया, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये क्या है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो अब दूसरी शर्त क्या होगी, देखिए यहाँ पर उपभोक्ता वाई ज्यादा खरीदेगा ताकि एम यू वाई घटे और संतुलन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या देखना पड़ेगा कि एम यू जो है वो ज्यादा, यानी ज्यादा अतिरिक्त इकाइयां खरीदता रहेगा। अतिरिक्त इकाइयां देख रहे हैं आप, 1 इकाई 2 इकाई ऐसे अतिरिक्त इकाई खरीदेगा तो उसका एम यू वाई जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर हो गया, एम यू एक्स बराबर हो गया एम यू वाई के, यानी इस समय की स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ये बराबर हो जाती है। यानी जब ये ज्यादा होगा, यानी अगर वाई वाला ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अतिरिक्त इकाइयां खरीदता रहेगा, तब तक खरीदता रहेगा जब तक उसका संतुलन किससे ना मिल जाए, एम यू एक्स से ना मिल जाए, ठीक है।
सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए इसने अतिरिक्त इकाइयां खरीद करके यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल ले आया, ठीक है, तो और वहीं पे अगर x को करना है तो क्या करेगा भाई, अगर मान लीजिए x को भी सेटिस्फेक्शन लेवल लेना है, 16 तक पहुंचना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे भाई क्या करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, जो x यानी जो आपकी जो ये वस्तुएं हैं जो इनके यूटिल्स ले रहा था उसको क्या करेगा, वो कम करेगा, 8 से वो 7 कर देगा, 7 से क्या कर देगा, वो 6 कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो 16 पे आ जाएगा तब क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों वस्तु को x और y दोनों को घटा या बढ़ाकर जो है उपभोक्ता संतुलन ले सकते हैं। यानी अगर आपको क्या करना है भाई, x से संतुलन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है x की जो एक अतिरिक्त इकाइयां हैं उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इस यहां तक पहुंचेंगे। और वहीं अगर y वाले को करना है तो क्या करेगा भाई, अतिरिक्त इकाइयों को बढ़ाता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका mu जो होगा वो कम होता जाएगा और एक बार जो होगा सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो उपभोक्ता होता है वो अपनी जो भी उसकी उपयोगिता होती है उस उपयोगिता को संतुलन तक लेकर आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हर अतिरिक्त इकाई पर सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी जितना यूज कर रहा है, देखिए ये भी यूज कर रहा है इसकी भी सीमांत उपयोगिता घट रही है, ये भी यूज कर रहा है इसकी भी सीमांत उपयोगिता घट रही है, ठीक है। वहीं क्या करेगा, यूज कम कर देगा तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो संतुलन तभी होगा जब दोनों वस्तुओं पर खर्चा किए गए 1 रुपए के बराबर उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 1 रुपए खर्च किया है, तो 1 रुपए खर्च किया है भाई उसने, तो उसकी उपयोगिता जो है वो कितनी है, बराबर होनी चाहिए ना, दोनों की mu बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये भी अगर 16 है, ठीक है, तो ये भी 16 है, तो mu जो है वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 जो होगा वो बराबर होगा इसका mu, तो इसलिए तब तक वो खर्च करेगा जब तक उसका mu जो हो 16 ना हो जाए, क्योंकि दोनों के बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये होगी इनकी क्या, उपयोगिता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु x 5 यूनिट और y का 8 यूनिट संतुलन है। यानी अगर वो व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु x का अगर 5 यूनिट खरीदता है और वहीं वस्तु y का जो है 8 यूनिट खरीदता है, तो जो उसका होगा, जो उसके संतुलन उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र से संबंधित अवधारणाएं स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए तटस्थता वक्र क्या है, दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं से बने ऐसे संयोजन को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्थता वक्र क्या है भाई, दो वस्तुओं का संयोजन बताएगा जहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल सके, ठीक है। तो देख सकते हैं ये रहा संयोजन ए बी सी डी, तो ये सारे संयोजन है। मान लीजिए भोजन 1 यूनिट खरीदता है तो उसे क्या मिलेगा भाई, वस्त्र 12 यूनिट ले सकता है, भोजन 2 यूनिट खरीदेगा तो 6 ले सकता है। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं संयोजन है। तो तटस्थता वक्र क्या कराता है, यही चीज दिखाता है भाई, अलग अलग संयोजन देख रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, अलग अलग संयोजन। तो तटस्थता वक्र क्या कराता है भाई, अलग अलग संयोजन दिखाता है कि भाई सीमित मात्रा में आपके पास जो आपके पास सीमित संसाधन है उसमें दो वस्तुओं पे कितने विकल्प आपके पास मौजूद हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक लिए वाई की जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है। तो इसे क्या कहते हैं, सीमांत। यानी एमआरएस का मतलब क्या भाई, कि एक वस्तु अगर क्या कर रहा है भाई, वो यहाँ पर अगर घटा रहा है, ठीक है, यूनिट, तभी क्या कर सकता है, यहाँ पर बढ़ा सकता है, ठीक है। यहाँ पर घटाएगा तभी जो होगी वो बढ़ेगी, तो इसे क्या कहा जाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 का परिवर्तन आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ रहा है, 6 का परिवर्तन आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितना, 6। तो इसे क्या कहा जाएगा, एमआरएस, ठीक है ना। यानी एक अतिरिक्त इकाई को त्याग करके, ठीक है ना, यानी अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, वस्त्र की जो यूनिट्स है उसका त्याग करके भोजन के यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच में जो अनुपात परिवर्तन आ रहा है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाई वस्तु की हानि अपॉन में एक्स वस्तु की हानि, वस्तु का लाभ, तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, 1 जो है बढ़ा है और यहाँ पर क्या हो देखेंगे, हानि कितने की हुई है, 6 की, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 6। तो इसे क्या कहेंगे आप, एमआरएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं और ढलुआ होता है ताकि संतुष्टि का स्तर उतना बना रहे, ठीक है। तो बाएं से दाएं की ओर ढलुआ आपको दिखाई देगा। तटस्थता वक्र एक दूसरे को ना छूते हैं ना काट सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक तटस्थता वक्र का संतुष्टि स्तर अपना अपना अलग होता है। तो देखिए आप ये कभी भी जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। क्यों भाई, क्योंकि भाई दो वस्तु है, दो वस्तुओं का इस्तेमाल करना एक साथ, अगर एक वस्तु का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो तटस्थता वक्र ही नहीं रह जाएगा। इसलिए भाई इन दोनों को जो है ना एक्स एक्सिस पे टच होना चाहिए ना वाई एक्सिस पे टच होना चाहिए, ठीक है। कभी भी एक दूसरे अक्ष को ये छूते नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका जो होता है अपना अपना एक संतुष्टि स्तर होता है। तटस्थता वक्रों को ढलान मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस घटती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप ये क्या होगा, उन्नतोदर होता है क्योंकि एमआरएस जो है वो घटता है उसकी वजह से।
तटस्थ वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि दर्शाता है, क्योंकि ऊंचे वक्र पर दूसरी वस्तुओं का उपयोग घटाए बिना पहली वस्तु की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। तो भाई इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, जितना ऊंचा होगा तो उसमें क्या होगा भाई, आपको जो होगा कि चीजों को जो संसाधन होंगे उनको कम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, आपके जो संसाधन जो है उतने ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजों में परिवर्तन आता है और उसके बाद भी आप अतिरिक्त इकाइयों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ऊपर तटस्था वक्र होगा वो उतना ज्यादा क्या देगा, आपको संतुष्टि ज्यादा देगा। ठीक है, तो ये तटस्था वक्र की जो है विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट सेट बजट रेखा क्या है। तो देखिए बजट सेट वह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों का बंडल का सेट है जो अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। तो बजट सेट का क्या मतलब भाई, कि उपभोक्ता की जितनी आय है और उतने में वो कितने कॉम्बिनेशन बना के खरीद सकता है, वो जो होता है बजट सेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, बजट सेट ये होता है कि अगर आपके पास जितनी इनकम है उस इनकम से आप कम या उसके बराबर, ठीक है ना, चीजों को खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बजट सेट। ठीक है, तो आप देखेंगे ये रहा बजट सेट। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका एक बजट सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया, आप जो भी एक बजट सेट ले सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि भाई अगर आप कम में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कम कर लिया या कम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका होगा बजट सेट। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये बजट लाइन है। ठीक है, बजट सेट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उस पैसे को कम इस्तेमाल करके और चीजों को खरीद रहे हैं, तो वो बजट सेट होगा। वही बजट रेखा की बात करते हैं तो वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजकों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीदते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी पैसा है पूरे संसाधन को खर्च किया जाएगा। ठीक है, पूरा यूज किया जाएगा, यानी जो आपकी मनी है, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट और जो उनकी कीमत है, जो क्वांटिटी है, अगर उनको टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, मनी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कम और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो संयोजन होगा वो मनी के बराबर ही होगा। जितना पैसा है उतने में ही आप सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो ये लाइन देख रहे होंगे आप, ये सारी जो है आपकी, ये जो बन रही है, ये सारी आपकी जो होती है वो बजट लाइन होती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी बजट लाइन है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं, यानी जितना आपके पास मनी है आप उसको पूरा खत्म कर सकते हैं, इसमें पूरा खत्म करेंगे उतना यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आपकी बजट रेखा बनती है। वहीं जब हम बजट सेट की बात करते हैं तो इसमें जितना आपके पास पैसा है आप उससे कम में भी क्या कर सकते हैं, चीजों को कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिमान वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की शर्तें समझाइए, रेखा चित्र का प्रयोग करें। ठीक है, तो अधिमान वक्र देखेंगे, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपने सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और अपनी वस्तुओं की मात्रा बदलने की कोई इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, यानी उपभोक्ता क्या करेगा भाई, जो भी उसकी सीमित आय है उससे क्या करेगा वो भाई, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। ठीक है, और वो क्या चाहता भाई, वो अपने वस्तुओं की जो मात्रा है उसको बदलना नहीं चाहता। ठीक है, तो संतुलन की शर्तें क्या होंगी भाई, सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है एमआरएस वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, मतलब उपभोक्ता जितनी मात्रा में एक वस्तु छोड़कर दूसरी वस्तु लेना चाहता है वह बाजार में दोनों वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी जितने पास उसका पैसा है, अगर उन दोनों वस्तुओं का अनुपात निकालें तो पैसे उसकी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उन पैसे के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एमआरएस घटती होनी चाहिए, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु अधिक लेता है दूसरे को छोड़ने की उसकी इच्छा धीरे धीरे कम होनी चाहिए। यानी एक वस्तु खरीद रहा था फिर उसने दूसरी वस्तु खरीदी, अब उसकी इच्छा क्या होगी भाई, वो सोचेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। एमआरएस जो है ज्यादा कम हो रहा है और वो चीजों को लेने से थोड़ा हिचकिचाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा भाई, अगर एक वस्तु को बढ़ा रहा है और दूसरी वस्तु को घटा रहा है तो हो सकता है भाई उसे दोनों वस्तु पसंद है, लेकिन वो चाहेगा कि भाई दोनों वस्तु का एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, ऐसा ना हो एक ज्यादा ले लूं एक कम ले लूं। ठीक है, तो देखिए अगर एमआरएस जो है वो ज्यादा हो जाता है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो उपभोक्ता एक्स को ज्यादा महत्व देता है, वह एक्स अधिक खरीदेगा, इससे एमआरएस घटेगी और अंत में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे देखिए कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो भाई एक्स जो है वो एक्स को क्या कर रहा है, वो भाई बढ़ा रहा है और वाई को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी फल को ज्यादा ले रहा है चॉकलेट को कम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी एक टाइम ऐसा आएगी भाई कि वो ऐसा नहीं चाहेगा कि एक ही चीज को घटाता जाए, तो एंड में वो देखेगा कि भाई जो भी उसकी कुल उपयोगिता है वो कहाँ ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर उसकी कुल उपयोगिता यहाँ ज्यादा दिख रही है और उसके बाद उसकी कुल उपयोगिता कम हो रही है, तो इसका मतलब जहां पर उसे अधिकतम बिंदु लगेगा तो वो क्या करेगा, वहीं पर जो है वो चीजें लेगा, यानी उसी कॉम्बिनेशन में चीजें लेगा, जैसे 6 और 2। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन में वो लेना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि ये कम वाली में। ठीक है, तो जो अधिकतम उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा तो उसी संयोजन को वो चुनेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो बढ़ाना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको उतना मजा नहीं आ रहा था, उसने क्या किया, बढ़ाया, और एक टाइम ऐसा है जहां पर उसको अधिकतम मिला, तो सेम ऐसे ही है भाई, ना वो कम करेगा
अगर मान लीजिए उपभोक्ता एक्स को कम महत्व देता है और वाई को अधिक खरीदना चाहता है, तो इससे एमआरएस बढ़ेगी और अंत में बराबर हो जाएगी। तो ऐसे क्या करेगा भाई, यहाँ पे देख रहा है कम है, तो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा भाई, बढ़ा देगा, और इसको क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, तो संतुलन तब होगा जब एमआरएस पीएक्स पीवाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई संतुलन तभी होगा कि वो दोनों वस्तुओं का जो अनुपात है में जो आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना वो चाहता है, जो अधिकतम, यानी जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी तो वो उस चीज को लेना पसंद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, मांग का क्या अर्थ है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मांग वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक दी गई कीमत पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदना चाहता है। तो मांग क्या है भाई, एक उपभोक्ता है, ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत है और वो उस चीज की कीमत देना भी चाहता है, ठीक है, उस चीज कीमत में खरीदना भी चाहता है, तभी वो चीज जो है वो क्या बनती है, मांग बनती है। जिस वस्तु की मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर घटती है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आय बढ़ गई और वस्तु की जो है कीमत भी बढ़ गई, तो वो क्या है, वो सामान्य वस्तु है। ठीक है, लेकिन जिस वस्तु की मांग आय बढ़ने पर भी घट जाती है उसे निकृष्ट वस्तु कहते हैं। यानी आय बढ़ रही है लेकिन फिर भी जो है उस वस्तु की जो कीमत है वो नहीं बढ़ रही है, तो वो निकृष्ट वस्तु होती है। मांग दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग होती है और एक बाजार मांग होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक का विवरण दीजिए। तो वस्तु की कीमत जो होती है वो क्या करती है, व्यक्तिगत मांग को बढ़ाती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वह महंगी लगने लगती है। इसके विपरीत जब कीमत घटती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत भी डिपेंड करती है भाई मांग पर। वस्तु की कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, वस्तु की कीमत कम है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। अगर सब्जियों के दाम बढ़ जाएं तो लोग कम मात्रा में खरीदेंगे। ठीक है ना, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई ज्यादा है प्राइस, हम कम खरीद लेते हैं, जब घटेंगे तब ले लेंगे। सेकंड आती है संबंधित वस्तुओं की कीमत, जिसमें पहला आती है स्थानापन्न वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे का विकल्प हो सकती हैं। ठीक है, एक जो होगी वो दूसरे का विकल्प होगी। अगर एक वस्तु महंगी हो जाए तो दूसरी सस्ती वस्तु को लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी खरीदने लगते हैं। भाई अगर आप क्या करेंगे, चाय की कीमत बढ़ा देंगे और कॉफी की कीमत कम है तो लोग क्या करेंगे, उनको गर्म पीना है तो किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ। तो कॉफी की डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड आती है पूरक वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ये दोनों वस्तुएं जो साथ में इस्तेमाल हो रही होती हैं, इसलिए इन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अगर पूरक वस्तु महंगी हो जाए तो मूल्य वस्तु की मांग भी घट जाती है। ठीक है, जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कम कार चलाएंगे जिससे कार की संख्या घट जाएगी। यानी पेट्रोल के दाम अगर दिन पर दिन बढ़ते ही चले गए तो एक टाइम ऐसा आएगा लोग कार को खरीदना कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई पेट्रोल ज्यादा महंगा है। तो पेट्रोल महंगा है तो लोग सोचेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें सफर कर लेते हैं तो हमारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो लोग कार खरीदना भी कम कर देंगे। तो देखें आप, पूरक वस्तु क्या होती है, यानी एक का असर दूसरे पे पड़ता है। यानी अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की मांग कम हो सकती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल की मांग बढ़ने पर जो आपकी गाड़ियां हैं उनकी मांग घट सकती है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता की आय। जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ज्यादा और बेहतर चीजें खरीदने लगते हैं। अगर आय घट जाती है तो उनकी खरीदारी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी अगर आपके पास आय ज्यादा है तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, आय कम हो जाएगी तो आप कम चीजें खरीदेंगे। तो अगर किसी की सैलरी बढ़े तो वह सस्ता सामान छोड़कर महंगा और ब्रांडेड सामान खरीदने लगेगा, और इससे क्या होगा भाई, ब्रांडेड सामान की जो कीमत जो मांग है वो बढ़ जाएगी। रुचि और प्राथमिकता। अगर किसी वस्तु में लोगों की रुचि या पसंद बढ़ती है तो वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। जैसे फैशन, ट्रेंड और विज्ञापन जैसी चीजों से लोगों की पसंद को प्रभावित करती हैं। तो कई बार भाई देखते हैं फैशन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, या विज्ञापन से लोग प्रभावित हो जाते हैं तो एकदम से किसी ना किसी चीज की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर किसी नए मोबाइल का ट्रेंड चल रहा हो तो लोग क्या करते हैं, उसे ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रुचि और प्राथमिकता के कारण भी कई बार चीजों की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। भविष्य में कीमत बढ़ने का अंदाजा। अगर लोगों को लगे कि किसी वस्तु की कीमत निकट भविष्य में बढ़ने वाली है तो वे उसे अभी ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। अगर ऐसा लग रहा है भाई किसी चीज की कीमत जो है भविष्य में बढ़ने वाली है तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद कर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से उसकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। इससे वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जब पेट्रोल के दाम बढ़ने की खबर आती है तो लोग तुरंत पेट्रोल भरवाने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण कीजिए। ठीक है, तो बाजार मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो देखिए सेम चीज है, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, भविष्य में कीमत बढ़ने का अंदाजा। ठीक है, इसमें तीन चीज नई ऐड हो जाएंगी। एक तो जनसंख्या में आकार और संरचना,
यानी जनसंख्या बढ़ रही है और उसका आकार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी भाई जो होता है बाजार मांग प्रभावित होती है। मौसम और जलवायु की वजह से भी बाजार मांग प्रभावित हो, आपने देखा ही होगा कि भाई मौसम बदलता है तो मौसम के अकॉर्डिंग जो सामान जो है मार्केट में आते हैं और वो उनकी मांग जो होती है वो बढ़ती है। आय का वितरण भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, जिस क्षेत्र में आय जो जैसी होती है उस हिसाब से जो होता है वहां पर जो मांग होती है वो बढ़ती है। ठीक है, मांग फलन क्या है? यह किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को बताता है। यह दो प्रकार के होते हैं। तो मांग फलन क्या है भाई कि किसकी कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से जो मांग है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहले आती है भाई व्यक्तिगत मांग। यह एक व्यक्ति की मांग और उससे प्रभावित करने वाले कारकों का संबंध दिखाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की मांग क्या है और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको दर्शाती है। तो इसके अंदर जो आता है आपका जो आपका डिमांड है, तो एफ आपका जो भी हो गया, यानी इन सब चीज़ों को लेकर किया जाता है, जिसमें आप क्या जाते हैं पीएक्स वस्तु की कीमत, पीआर आ गया आपकी संबंधित वस्तुओं की कीमत। ठीक है, वाई आपकी इनकम हो गई, टी आपकी पसंद हो गई, ई आपकी अपेक्षाएं हो गई। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इनको अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनती है, व्यक्तिगत डिमांड बनती है। ठीक है, सेकंड आती है बाजार मांग का फलन। तो यह सभी उपभोक्ता की कुल मांग और प्रभावित करने वाले कारकों को संबंधित होती है। तो इसमें उपभोक्ताओं की जो कुल मांग होती है, वहां पे एक व्यक्तिगत मांग थी, यहाँ सभी उपभोक्ताओं की मांग जो होती है वो शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा था तीन चीजें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो एन उपभोक्ताओं की संख्या, नंबर ऑफ, और आय का वितरण। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं और ऐड हो जाती है, तो इससे क्या बनती है, बाजार मांग फलन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है? तो मांग का नियम क्या कहता है भाई? तो मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। तो मांग का नियम कहता है भाई एक जो वस्तु है, ठीक है ना, या किसी भी चीज की जो मांग है, कीमत और उसकी मांग के बीच हमेशा आपको विपरीत संबंध दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं आप, कीमत जैसे ही घटती है मांग जो होती है वो ऐसे ही क्या होती है, बढ़ती है। यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, वहीं कीमत कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, और कीमत घटने पर वस्तु की मांग जो होती है वो बढ़ती है। यानी अगर कीमत बढ़ गई है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और वहीं कीमत घट गई है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मांग का नियम। यानी मांग और कीमत के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कीमत आप देख रहे होंगे, जैसे कीमत आप देख रहे हैं, कीमत जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो ये किसकी वजह से होता है, कीमत की वजह से। तो कीमत की वजह से क्या होगा भाई, अगर कीमत बढ़ रही होगी तो मांग घटेगी, और जैसे ही कीमत घटेगी वैसे ही मांग बढ़ेगी। तो ये मांग का नियम है। मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है क्योंकि देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी जगह सस्ती वस्तुएं लेने लगते हैं, तो इस वजह से मांग वक्र नीचे जाता है। आय प्रभाव, कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटती है, इसलिए वो क्या करेगा, कम खरीदेगा। थर्ड हो गया घटती उपयोगिता का नियम, एक ही वस्तु ज्यादा लेने पर संतोष घटता है, इसलिए भी कम कीमत पर ही ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो घटती जो उपयोगिता का नियम भी है। फिर आता है आपका नए ग्राहक, कीमत घटने पर वे लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहली ऊंची कीमत पर नहीं खरीद पाते थे। ये भी क्या करते हैं भाई, इस वजह से भी मांग वक्र नीचे की तरफ जाता है। विविध उपयोग, कुछ वस्तुएं कई कामों में काम आती हैं, कम कीमत होने पर लोग उन्हें काम में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई कई बार ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो कई काम आती हैं, अगर कीमत कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, उसे ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम के अपवाद क्या हैं? तो देखिए कुछ अपवाद भी, ऐसा नहीं भाई मांग का नियम हमने देखा कि वस्तु के घटने की वजह से डिमांड जो बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता भी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं जैसे ज्वार बाजरा, जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत गिरने पर मांग घटती है, इसे गिफिन विरोधाभास भी कहते हैं। तो गिवन वस्तुएं ऐसी होती हैं भाई कि जिनकी भाई कीमत कितनी भी गिर जाए फिर भी लोग उसको लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, महंगी चीजें जैसे हीरा सोना जिन्हें लोग देखते हैं और प्रतिष्ठा के लिए खरीदते हैं, उनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। तो प्रतिष्ठित सूचक वस्तुएं होती हैं भाई, अगर जिनको भी चीजें लेनी होती है, अपनी प्रतिष्ठा दिखानी होती है, वो लेंगे चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए। ठीक है ना, सोने की कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो लोग लेना थोड़ा ना छोड़ेंगे, तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। अभाव का भय, भविष्य में कमी या महंगाई के डर से लोग ऊंची कीमतों पर भी अधिक खरीदा करते हैं, जिससे जैसे युद्ध या अकाल में। तो कई बार भाई अभाव का भय होता है तो भी लोग क्या करते हैं, चीजों को ज्यादा लेना शुरू करते हैं। तो इससे भी कई बार जो होती है मांग जो है वो प्रभाव नहीं डालती किस पर, कीमत पर। ठीक है, अज्ञानता, जब उपभोक्ता वस्तु की सही कीमत नहीं जानते तो वे ऊंची कीमत पर भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो कई बार अज्ञानता के कारण भी जो होता है कि ऐसा नहीं होता कि भाई कीमत जो है वो ज्यादा हो गई तो लोग उसको नहीं खरीदते,
पता नहीं होता लोगों को भाई कीमत ज़्यादा है, और वही कीमत जो इस बाजार में ज़्यादा है किसी चीज़ की और किसी के दूसरे बाजार में कम है, तो उनको पता नहीं होता, तभी भी क्या होता है उसकी मांग उस कीमत के हिसाब से ही रहती है, ठीक है, लोग उसको खरीद लेते हैं। फैशन वाली वस्तुएं, फैशन में चल रही चीजें जैसे कपड़े कीमत बढ़ने पर भी ज्यादा खरीदे जाते हैं, तो फैशन वाली चीजें भी जो है भाई मार्क के बाद में आती हैं, उसकी कीमत बेशक से बढ़ रही हो लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। अनिवार्य वस्तुएं जैसे जरूरी चीजें हो गई, चावल नमक दवाइयाँ कीमत बढ़ने पर भी खरीदी जाती हैं, तो इनकी कीमत भाई बढ़ जाती है लोग लेकिन फिर भी खरीदेंगे क्योंकि जरूरी चीजें हैं। मौसम का प्रभाव, मौसम बदलने से कुछ चीजों की मांग बढ़ जाती है, जैसे बारिश में छाते की कीमत बढ़ने पर भी मांग ज्यादा होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे भाई मौसम बदलने पर भी जो चीजें होती हैं वो बढ़ जाती हैं कई बार, बारिश में छाते की कीमत बढ़ने पर भी मांग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, मौसम का प्रभाव भी पड़ता है मांग पर। मांग में वृद्धि व कमी या मांग वक्र में खिसकाव के क्या कारण होते हैं, तो देखिए मांग में वृद्धि जब कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग बढ़ती है, यानी कीमत के अलावा कई बार अन्य चीजों से भी मांग बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं मांग में वृद्धि। जैसे स्थापन वस्तु की कीमत हमने देखा था, पूरक वस्तु की कीमत घटने से, उपभोक्ता की आय बढ़ने से, वस्तु में रुचि बढ़े, मौसम अनुकूल हो, परिवार का आकार बढ़े, तो ये सारे क्या होता है मांग में वृद्धि के कारण होते हैं, तो इनसे क्या होता है भाई मांग में जो होती है वो वृद्धि हो जाती है, यानी मांग पहले ये थी और बढ़ के क्या हो जाएगी मांग ये हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मांग में कमी जो होती है जब कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग जो है वो घट जाए, तो इसमें भी क्या सेम चीज, स्थापन वस्तु अगर घट जाए, एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़े, उपभोक्ता की आय घटे, वस्तु में रुचि घटे, वस्तु फैशन से बाहर हो जाए, मौसम प्रतिकूल प्रभाव हो, परिवार का आकार छोटा हो जाए, तो इससे क्या होगा आपकी जो मांग होगी वो क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है, D2 की तरफ चली जाती है। तो ये है मांग में वृद्धि या कमी में जो मांग वक्र में खिसकाव आता है इन कारणों से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के विस्तार और वृद्धि। तो विस्तार और वृद्धि कैसे होती है, तो मांग का विस्तार वस्तु की अपनी कीमत गिरने से मांग बढ़ती है, यानी अपनी कीमत अगर गिर गई तब मांग बढ़ जाती है, जैसे कीमत कम होने पर लोग अधिक खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखिए, ठीक है, मांग में विस्तार किस वजह से हो रहा है, प्राइस आप देख रहे हैं भाई, पहले प्राइस में ये चीज मिल रही थी, अब प्राइस जैसे ही गिरा है वैसे क्या हो गया आप देखेंगे यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं मांग में विस्तार कहते हैं, ठीक है। सेकंड मांग में वृद्धि, कारण कीमत के अलावा अन्य कारकों जैसे आय रुचि मौसम में परिवर्तन से मांग बढ़ती है, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जैसे उपभोक्ता की अगर आय बढ़ रही है उससे मांग बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं मांग में वृद्धि कहते हैं, ठीक है, ये प्राइस की वजह से था और ये अन्य कारणों की वजह से होता है, ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे होंगे भाई कि प्राइस सेम है लेकिन अन्य कारणों की वजह से आप देख रहे हैं जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे मांग में वृद्धि कहते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मांग की कीमत लोच के प्रकार बताइए, ठीक है, तो सबसे पहले आता है पूर्ण लोच दर। इसका अर्थ है कि कीमत में किसी भी परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन होता है, इस मामले में मांग वक्र एक्स एक्स के समांतर होता है, तो इसमें आप देखेंगे भाई कीमत में, यानी इसमें क्या होगा कीमत में किसी भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आप में भाई, कीमत जो है 30 रुपये आपको देखने को मिल रही है अगर देखें तो, ठीक है, वहीं आप अगर आप डिमांड देखेंगे तो डिमांड में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे ये जो है आपको एक्स एक्स के समांतर दिखाई देगा, और ईडी जो होता है आपका क्या होता है इनफिनिट, यानी पूर्णलह लोच दर होता है, ठीक है। सेकंड पूर्ण बेलोच दर, इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के साथ साथ मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस मामले में मांग वक्र जो होता है एक्स एक्स के समांतर होता है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे ये पूर्ण बेलोच दर है, यानी आप देखेंगे कीमत की लोच जीरो होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई प्राइस जो है वो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड जो है वैसी की वैसी बनी रहती है, ठीक है, यानी कीमत में परिवर्तन के साथ मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई से अधिक लोच दर होती है, यानी ईडी जो होता है वो ज्यादा होता है किससे एक से, तो इसका अर्थ है मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक दिखाई देगा आपको, ठीक है, और इस मामले में मांग वक्र समतल होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए आप देखेंगे डिमांड में जो है वो ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे, यानी जो मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है ना, वो जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से आपको अधिक दिखाई देता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं अधिक लोच दर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकाई से कम लोच दर, यानी इसमें आप देखेंगे ईडी जो होता है वो कम हो जाता है एक से, इसका अर्थ है कि मांग प्रतिशत परिवर्तन इसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, इस मामले में मांग वक्र अधिक तीव्र आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप देखते हैं तो कीमत आपको देखो ज्यादा दिखाई देगी और वहीं पर आप देखेंगे मांग जो होगी आपको कम दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप मांग कम है और यहाँ पे कीमत में आप ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलता है।
लास्ट आता है आपका एकात्मक लोच दर यानी इकाई लोच दर ईडी जब 1 के बराबर होती है, इसका अर्थ है मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, दोनों में जो होता है वो बराबर दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक लोच दर। और यहाँ पे जो आपकी मांग की लोच होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, वस्तु की कीमत सबसे पहले, अनिवार्य वस्तुएं जैसे अनाज दवाइयां मांग बेलोचदर होती है। ठीक है, दूसरा आरामदायक वस्तुएं जैसे फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, मांग इसकी जो होती है वो लोचदर होती है। विलासकता की वस्तुएं जैसे एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मांग जो होती है इनकी अत्यधिक लोचदर होती है। ठीक है, तो अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं वो बेलोचदर होती हैं, क्योंकि भाई इनको तो यूज करना ही करना है। ठीक है, तो इनकी जो मांग जो हमेशा बनी रहती है। वहीं आरामदायक वस्तुएं होती है, फ्रिज पंखा, तो इनकी लोचदर होती है भाई, समय के अनुसार जरूरत पड़ती है। ऐसे विलासकता की वस्तुएं जो होती हैं वो अत्यधिक लोचदर होती हैं, क्योंकि भाई हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। स्थानपन्न की उपलब्धता, जिन वस्तुओं के विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदर होती है। ठीक है, जैसे पेप्सी की कीमत बढ़ने पर लोग कोको कोला खरीद सकते हैं, तो इसलिए इसकी मांग जो होगी वो क्या होगी, लोचदर होगी। यानी जिनके ज्यादा विकल्प हैं उनके मांग भी जो होती है ज्यादा लोचदर होती है। आय स्तर, गरीब वर्ग की मांग लोचदर होती है क्योंकि वे कीमत परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अमीर वर्ग की मांग बेलोचदर होती है। ठीक है, यानी कि जो भाई जो गरीब वर्ग है उनकी मांग हमेशा लोचदर होगी भाई, क्यों, क्योंकि अगर उनके पास पैसा है तभी वो सामान को ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। वहीं अगर हम बात करें अमीर वर्ग, तो वो सारा सामान ले सकते हैं, इसलिए उनके पास जो होती है उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदर होती है। कीमत का स्तर, महंगी वस्तुएं जैसे प्लाज्मा टीवी, तो मांग इनकी क्या होती है भाई, लोचदर होती है। सस्ती वस्तुएं जैसे माचिस नमक, इनकी मांग जो होती है वो बेलोचदर होती है। उपभोग स्थानगन, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग टाला जा सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी मांग जो होती है वो क्या होती है, लोचदर होती है भाई, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, इसलिए इनकी भी मांग आपको लोचदर देखने को मिलेगी। विविध प्रयोग, जिन वस्तुओं के कई उपयोग जैसे बिजली हो गई, उनकी मांग लोचदर होती है। बिजली सस्ती होने पर इसे अधिक उपयोग में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसकी मांग भी आप देखेंगे क्या होगी, लोचदर होगी। कुल व्यय में हिस्सा, जिन वस्तुओं पर आय का कम हिस्सा खर्च होता है जैसे नमक सुई, उनकी मांग बेलोचदर होती है। अधिक खर्च वाली वस्तुओं की मांग जो होती है वो लोचदर होती है। ठीक है, समय अवधि भी इंपॉर्टेंट है, यानी अल्पकाल, मांग कम लोचदर होती है, यानी कम समय के लिए अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसकी मांग आप देखेंगे भाई लोचदर होती है, क्योंकि आदतें जल्दी बदलती नहीं है। ठीक है, वहीं दीर्घकाल वाली जो वस्तुएं होती है जो लंबे समय तक चलती हैं, मांग लोचदर होती है, क्योंकि उपभोक्ता आदतें और विकल्प बदल लेते हैं। तो कई बार भाई जो लंबे समय तक कोई चीजें चलती हैं तो उनकी मांग आप देखेंगे भाई लोचदर होगी, क्योंकि लंबे समय में कई बार लोग जो होते हैं भाई अपनी आदतों को भी बदल लेते हैं, तो इससे भी मांग उनकी लोचदर हो जाती है। आदतें, जिन वस्तुओं का उपयोग आदत बन जाता है जैसे शराब सिगरेट, उनकी मांग जो होती है वो क्या होती है, बेलोचदर होती है। ठीक है, यानी जिन चीज की अगर आपको आदत पड़ गई है तो भाई वो जो होंगी वो बेलोचदर होंगी, मनुष्य उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। आइए मांग की लोच के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके अंदर जो दे रखा है वो है, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है जिसके कारण मांग 200 इकाइयों से घटकर 150 इकाई हो जाती है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मांग की लोच याद करना है, इसमें मैं दे रखा भाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और मांग जो है 200 इकाइयों से घटकर कितनी हुई है, 150 हो गई है। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये मांग जो पहली, और अब जो मांग है वो ये है। ठीक है, तो फॉर्मूले देख लीजिए, फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको याद करना है, इन्हीं फॉर्मूले से हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें क्या निकाल रहा भाई, कि हमें मांग की कीमत लोच निकालना है। तो मांग की कीमत लोच निकालने से पहले हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हमें जो प्राइस है, यानी अगर हम बात करते हैं जो चेंज इन प्राइस परसेंटेज है, वो तो हमें दिया हुआ है कितना, 20%, लेकिन चेंज इन जो हमारा क्वांटिटी परसेंट है वो हमें दिया नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, चेंज इन जो आपकी क्वांटिटी है, यानी आपकी जो क्वांटिटी में जो चेंज आया है, ठीक है, और जो पहले आपकी क्वांटिटी थी, ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, आप जो पहले आपकी क्वांटिटी थी और जो क्वांटिटी में आपका चेंज आया है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100, तो कितना आ जाएगा आपका चेंज इन जो क्वांटिटी, यानी आपके जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाली जो होती है कीमत, ठीक है ना, उससे हम माइनस कर देते हैं अभी वाली की। तो अभी क्या है हमारी 150 है, 150, ठीक है, और माइनस में करेंगे कितना, 200, जो क्या है हमारी पहले वाली थी। ठीक है, और पहले वाली जो होती है वो हमारी कहाँ जाएगी, क्वांटिटी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनटू में 100,
क्योंकि हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 50 और नीचे हो गया आपका 200 और इनटू में हो गया ये 100। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो कितना आ गया माइनस का 25%। ठीक है, तो माइनस का 25%, यानी हमें पता लग गया कि जो हमारी मांग में जो प्रतिशत चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 25% का हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है भाई मांग की लोच निकालना है। ठीक है, तो मांग की लोच का फॉर्मूला हमने देखा है भाई, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है उससे डिवाइड कर दो। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन सबसे पहले ऊपर आएगा, तो कितना था हमारा 25%। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमें दिया हुआ था, कितना था 20%। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं ईडी, तो ये परसेंट। ठीक है, परसेंट से परसेंट काट दो, इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो अब हम करेंगे 5 को 4 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस का। ठीक है, यानी 1.25 अगर आ रहा है आपका ईडी, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मांग क्या है, मांग की लोच क्या है, तो 1.25 है, एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लोच दर है। ठीक है ना, तो मांग की कीमत लोच क्या लोच क्या है, लोच दर है। ठीक है, तो इसे हम लोच दर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की मांग 500 इकाइयों से घटकर 450 इकाइयां हो जाती है, कीमत 10 रुपए से बढ़कर 12 हो जाती है, तो इसमें भी क्या करना है भाई, मांग की लोच निकालना है। ठीक है, सेम फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूले में देखेंगे भाई, जो हमारे काम का है उसे लगा लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो मांग दी हुई है, यानी हमें पहले Q0 ये है, और अब हो गया हमारा Q1 ये, और प्राइस की बात करेंगे तो पहले हमारी प्राइस ये थी और अब प्राइस हो गई है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, मांग की लोच निकालो, तो फॉर्मूला देखेंगे ईडी का कौन सा हम लगा सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सबसे इजी है। तो Q1 आपका क्या है, तो Q1 देखेंगे तो Q1 हमें दे रखा है कितना 450। ठीक है, तो यहाँ रखा हमने 450। ठीक है, माइनस Q0 कितना है हमारा, Q0 हमारा 500 था, 500। ठीक है, फिर हमारा क्या है प्राइस, P1 क्या है हमारा 12, तो यहाँ रखो आप 12 और माइनस में P0 हमारा 10। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, P0 क्या था हमारा, पहले प्राइस क्या था 10, तो यहाँ पे आएगा प्राइस 10, और उसके बाद Q0 हमारा कितना था, अगर देखें तो यहाँ था 500, यहाँ आएगा 500। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इनटू में बचेगा आपका 1 इसको इससे अगर करते हैं तो कितना आ गया माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, 0.5 माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो मांग की लोच क्या है, ये अलोच दर है, क्योंकि एक से कम है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये अलोच दर है। तो मांग की लोच जो है वो क्या है, अलोच दर है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत 40 से घटकर 36 हो गई है। ठीक है, तो कीमत दे रखा है, यानी प्राइस ये, और अब प्राइस जो बचा है आपका ये वाला है। मांग जो थी पहले क्या थी 80 थी, यानी पहले मांग जो थी वो 80 थी, अब कितनी हो गई है देखें तो क्वांटिटी हो गई आपकी 100। तो इसमें भी क्या कह रहा है, मांग की लोच ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगा लो आप, आसानी से निकल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले Q1 हमारा क्या है, तो मांग की लोच निकाल रहे हैं, तो Q1 हमारा है 100। ठीक है, और माइनस करेंगे कितना, Q0 हमारा 80 है, प्राइस हमारा देखेंगे, प्राइस हमारा 36 और पहले क्या था 40 इनटू में, सेम वही P0 P अपॉन में, तो P0 हमारा क्या था, P0 था हमारा 40। ठीक है, 40 था, और अपॉन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी 80 थी। ठीक है ना, तो ये हमारा जो था वो 80 था। अब डिवाइड कर माइनस कर देते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका 20। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 4, और इनटू में हो जाएगा आपका 10 से 10 काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका कितना 10। ठीक है, तो 10 अपॉन में हो गया आपका 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का आएगा आपका, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 10 अपॉन में 4, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 5 जा 10, तो कितना आ गया 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 2.5, तो ईडी आपका क्या आ गया
2.5 यानी मांग की कीमत लोच कितनी आई है, माइनस का 2.5 यानी 2.5, यानी ये क्या है, एक से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मांग जो है आपकी, मांग की लोच जो है बहुत अधिक लोचदर है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इसमें से जो भी क्वेश्चन बन रहा है पुट करके वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है, उत्पादन फलन क्या है। ठीक है, तो देखिए उत्पादन फलन यह बताता है कि किसी उत्पाद को बनाने के लिए किन किन संसाधनों, जैसे श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, कितनी मात्रा चाहिए। यह भी दिखाता है कि इन संसाधनों को मिलाकर अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास संसाधन है और जो भी हमारे पास श्रम है उसको लगा के हम किस तरह से और कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक समय में केवल एक संसाधन बढ़ाया जाता है, बाकी संसाधन वही रहते हैं, केवल श्रमिक बढ़ाना लेकिन मशीनें वही रखना। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है कि भाई आपके पास मशीनें हैं, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो उस मशीनों पे क्या करो, आप एक दो मजदूर और बढ़ा दो, तो मजदूरों के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। सेकेंड आता है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, ये क्या होता है, सभी संसाधनों को एक साथ बढ़ाया जाता है, यानी श्रमिक और मशीन दोनों को बढ़ाना। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या था भाई, मशीन थी, श्रमिक बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ गया अल्पकालीन के लिए। इसमें क्या होता है भाई, श्रमिक बढ़ाए जाएंगे और प्लस में मशीनों को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या अंतर है, तो देखिए कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है, कुल उत्पादन वह मात्रा है जो सभी संसाधनों के उपयोग से बनाई जाती है, यानी टोटल प्रोडक्शन, यानी जितना भी हमने संसाधन लगाया है अगर हम उनको पूरा प्लस कर देते हैं जितना उत्पादन हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। यह बताता है कि एक फर्म में कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो कितनी मात्रा में वस्तु बन रही है तो होता है टोटल प्रोडक्शन। औसत उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन का मतलब है प्रति इकाई संसाधन से प्राप्त उत्पादन, यानी जो भी लगे हुए हैं काम करने में वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को उस काम से अगर डिवाइड करते हैं तो औसत उत्पादन आता है। ठीक है, यानी जो टोटल उत्पादन है और साधन की कितनी इकाइयां लग रही हैं इसको डिवाइड कर दो तो औसत उत्पादन आ जाता है। फिर आता है सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन बताता है कि यदि संसाधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाए तो कुल उत्पादन में कितना बदलाव आता है, यानी अगर आपने क्या किया भाई, संसाधन की इकाइयों में कुछ चीज़ों में अतिरिक्त इकाइयां जोड़ दी तो उससे उत्पादन में कितना बदलाव आया, वो आपका सीमांत उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये रहा, आपने टोटल जो आपकी कुल उत्पादन था, ठीक है, उसमें क्या चेंज किया और प्लस में लेबर में आपने चेंज किया, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्जिनल कितना आया है। ठीक है, तो कितना सीमांत उत्पादन आया ये पता लग जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, परिवर्तनशील लागत यानी जो हमारे पास श्रम की इतनी इकाइयाँ हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम श्रम ही नहीं लगाएंगे तो उत्पादन तो होगा ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया भाई, पहले एक श्रमिक को लगाया तो उसने क्या किया भाई, 5 इकाइयों को बनाया तो औसत भी 5 आएगा। ठीक है ना, और सीमांत उत्पाद जो मार्जिन आएगा वो भी 5 का आएगा। उसके बाद ये बंदा क्या करता है भाई, 2 बंदों को लगाता है, यानी 2 श्रमिकों को लगाया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर एक जो आपका पास स्थिर भूमि पड़ी हुई है उस पर आपने क्या किया भाई, परिवर्तित लागत यानी 2 व्यक्ति को लगा दिया, मान लीजिए इस भूमि पर 2 व्यक्तियों को लगा दिया तो वो भाई प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा आपका 13। तो 2 लोग, जहाँ पहले एक व्यक्ति 5 कर रहा था, 2 व्यक्ति मिल गए तो 13 का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अगर एवरेज निकालें भाई दोनों कितना कितना कर रहे हैं तो एवरेज, इसको अगर आप इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी एवरेज आती है यानी 6.5। ठीक है, तो मार्जिन कितना आया, तो देखिए जब ये व्यक्ति काम कर रहा था और उसके बाद एक अतिरिक्त इकाई जोड़ी गई तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आया, पहले 5 कर रहा तब 13, तो कितना डिफरेंस आया आप देखेंगे 8 का। तो ये क्या हो गया इसका मार्जिन, यानी जब अतिरिक्त इकाई एक अतिरिक्त श्रमिक का यूज किया जा रहा है तो इकाइयों में भी यानी टोटल प्रोडक्शन में भी जो बदलाव आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, सीमांत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्या किया भाई, एक श्रम और बढ़ा दिया गया, यानी 3 श्रम इकाइयां एक जमीन पर क्या किया भाई, 3 श्रमिक लगा दिए जाते हैं काम करने के लिए, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इनको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, औसत उत्पादन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको अगर देखते हैं कितना परिवर्तन आया तो देखेंगे 14 का परिवर्तन आया, तो ये क्या होता है, सीमांत उत्पादन। ठीक है, तो इसी तरह यानी अतिरिक्त जैसे श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाता है वैसे प्रोडक्शन कितना बदल रहा है, औसत उत्पादन उसी के हिसाब से बदलता है, उसी के हिसाब से आप देखेंगे सीमांत उत्पादन भी जो है वो बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम समझाइए। ठीक है, तो यह नियम बताता है कि जब किसी एक उत्पादन कारक जैसे श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाता है तो अन्य कारक को स्थिर रखा जाता है, तो कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन 3 चरणों में होते हैं। यानी आपके पास क्या भाई, एक स्थिर
एक मशीन है मान लीजिए आपके पास, ठीक है, और आपने क्या किया, पहले एक मजदूर लगाया तो फायदा हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ, दो लगाया तो उत्पादन और ज्यादा हुआ, फायदा हुआ, तीन लगाया तो और उत्पादन हुआ तो ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन एक समय तक ही आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तीन चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहला बढ़ते प्रतिफल का चरण होता है, कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग, ठीक है। तो आपके पास एक स्थिर जमीन थी, उस जमीन पे आपने एक मजदूर लगाया तो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा लगाया तो और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो आपके पास संसाधन है आप उनका बेहतर उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रहा भाई, एक लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्शन 5 का था, एवरेज 5, ठीक है। तो पहली अवस्था है, ऐसे दो लगाए, तीन लगाए, तो आप देख रहे हैं भाई इस अवस्था में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, यानी बढ़ते प्रतिफल का चरण होता है ये, ठीक है। तो बढ़ते प्रतिफल का चरण है, यानी देख रहे हैं आप बढ़ रहा है। सेकंड देखते हैं घटते प्रतिफल का चरण, कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन घटता है और शून्य हो जाता है कारण संसाधनों की अधिक भीड़। अब आप क्या कर रहे हैं भाई, यहां तक तो आप देखेंगे भाई ठीक है, अच्छे से उत्पादन हो रहा था क्योंकि भाई जितनी जमीन थी उस पर जो 3 लेबर थी वो इनफ थी काम करने के, लेकिन आपको लगा भाई और लेबर लगा देता हूँ और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो अब देखिए 4 लगा दिए, 5 लगा दिए, ठीक है, और उसके बाद 6 लगा दिए, तो इससे क्या हो गया, उत्पादन आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरी अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं भाई कि इतने लोगों की जरूरत नहीं, यानी संसाधनों की अधिक भीड़ आपने खड़ा कर दी है, यानी उस जमीन पे 4 लोग इनफ थे काम करने के लिए, ठीक है ना, 3 लोग इनफ थे, लेकिन आपने क्या कर दिया भाई उसमें 6 लोग लगा दिए, तो जो लोग भीड़ ज्यादा बढ़ गई, तो एक बंदा दूसरे बंदे को काम भी नहीं करने दे रहा है, तो इस वजह से भी जो आप देखेंगे कि इस समय उत्पादन जो होगा वो गिरेगा। तो ये क्या होता है, ये दूसरा चरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई दूसरे चरण में क्या होता है, पहली अवस्था आप देखेंगे बढ़ती है, दूसरी अवस्था में आप देखेंगे ये चीजें गिरने लग जाती है। तीसरी अवस्था में देखेंगे ऋणात्मक प्रतिफल का चरण, कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है कारण अत्यधिक संसाधनों के कारण अवस्था। अब आपने क्या कर दिया भाई, उसके बाद और बंदे लगा दिए तो इसमें आप देखेंगे माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति, यानी ऋणात्मक में चला जाता है, तो इसे ऋणात्मक प्रतिफल का चरण कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चरण है इसके, यानी परिवर्तित अनुपात के प्रतिफल के नियम में ये 3 चरण आपको देखने को मिलेंगे। भाई जितने एक जमीन पर जितने लोग काम कर सकते हैं, यानी जो आपके पास संसाधन है, अगर आप उसका संसाधनों का सही से इस्तेमाल करेंगे तब आप जो है वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर संसाधनों की भीड़ ज़्यादा लगाएंगे, यानी लोगों को ज़्यादा एक ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर 4 लोग काम करने, 3 लोग काम करने के लिए इनफ है, लेकिन आप वहाँ पे ज़्यादा लोगों को लगा के ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है भाई, ऋणात्मक प्रतिफल का कारण भी बन सकता है, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है, तो देखिए जब कुल उत्पादन टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो तेजी से बढ़ता है, यानी बिंदु पी तक, तब सीमांत उत्पादन एमपी भी बढ़ता है। तो आप देखेंगे शुरू में भाई पहले क्या होता है कि जब हम लेबर लगाते हैं, ठीक है ना, तो लेबर लगाते हैं और 1 एकड़ जमीन पर जितने लेबरों की हमें जरूरत है, ठीक है, उतने लेबरों को लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए कुल उत्पादन जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो आप देखेंगे भाई सीमांत उत्पादन जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी शुरू में क्या हो रहा है, जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, यानी तेजी से बढ़ता है, तो बिंदु पी आप देख रहे हैं, देखियो तेजी से बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो ये बिंदु आप देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता है, तो इसका मतलब आपका जो मार्जिन प्रोडक्शन है, ठीक है ना, सीमांत उत्पादन जो है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, देखिए ये भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड, जब टीबी घटती हुई दर से बढ़ना शुरू करता है तब एमपी भी घटने लगता है। यह स्थिति तब शुरू होती है जब 4 श्रमिक लगाए जाते हैं और 6 श्रमिक तक जारी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी ये बढ़ रहा है, देखिए 5, 8, 14, ठीक है, बढ़ रहा है। लेकिन अब इसके बाद आप देखेंगे जो उत्पादन है वो यहाँ तो सही से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे घटती दर से बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे घटती दर से, देखिए, ठीक है, 9, 4, यहाँ पे देखिए बढ़ती दर से बढ़ रहा था, 5, 8, 14 था, और यहाँ पे आप देखेंगे 14 के बाद 2 यानी घटती दर से, यानी कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। जब घटती दर से बढ़ना शुरू होता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या होगा भाई, घटना शुरू कर देगा, यानी सीमांत उत्पादन जब घटेगा तो इसका मतलब आप देखेंगे सीमांत उत्पादन जो है ग्राफ पे देखेंगे ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना, घटती दर से घटेगा। यानी कि जब आपका कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तो आपका जो एमपी है वो भी क्या है, बढ़ता है। लेकिन जब आपका टीपी घटती दर से बढ़ना शुरू होता है तो आपका जो टीपी होता है वो भी क्या होता है, घटना, सॉरी एमपी जो होता है वो भी क्या होता है, घटना शुरू कर देता है। जब टीपी अपने अधिकतम बिंदु पर एम पर पहुंच जाता है तब एमपी शून्य हो जाता है। अब देखेंगे जब आपका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो आप देखिए सबसे ज्यादा होगा, जिस एज में सबसे ज्यादा होगा वहां पर आप देखेंगे जो आपका सीमांत उत्पादन है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अधिकतम बिंदु पर, तो यहीं पर आप देखेंगे आपका एमपी जो है वो आपको शून्य पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है इनके बीच में संबंध है।
अंत में जब टीपी घटने लगता है तब एमपी नकारात्मक भी हो जाता है, यानी 7वें मंजिल। और वहीं पर आपने देखा टोटल प्रोडक्शन अब गिरना शुरू हुआ, और जैसे ही टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हुआ आप देखेंगे आपका जो एमपी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में आपके संबंध है। ठीक है, याद रखना, पेपर में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन एमपी के बीच में संबंध बताइए। ठीक है, तो देखिए जब सीमांत उत्पादन यानी एमपी औसत उत्पादन एपी से अधिक होता है तब एपी बढ़ता है। इस स्थिति में एपी तीसरे श्रमिक तक बढ़ता है। तो आप देखेंगे भाई, हमने देखा था कि जो आपका एमपी है, ठीक है, एमपी है, ठीक है, और एपी है, ये एपी है। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं, जब सीमांत यानी एमपी औसत उत्पादन एपी से अधिक है तो आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए अधिक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एमपी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे आप जो है एमपी ज्यादा है औसत से, यहाँ पे भी ज्यादा। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये तीसरे श्रमिक तक बढ़ता है। तो आप देखेंगे तीसरे श्रमिक तक, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, दोनों बढ़ रही है। लेकिन अब जब चौथी स्थिति देखेंगे आप, तब जब एमपी और एपी बराबर होते हैं तब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, यानी चौथे श्रमिक तक। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो गए, आपके बराबर हो गए, ये दोनों बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बढ़ रहे थे। अगर आप देखेंगे एमपी भी बढ़ रहा था आपका, एपी भी बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन चौथा श्रमिक यानी जब चौथे श्रमिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अब संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी आपका एपी और एमपी दोनों बराबर स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अतिरिक्त, यानी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपने जैसे ही एक अतिरिक्त श्रम लगाया जिसने कुल उत्पादन को घटाया, कुल उत्पादन घटा तो एवरेज प्रोडक्शन घटी, एवरेज प्रोडक्शन घटी तो आपने देखा भाई मार्जिन भी जो है वो कम हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, जब एमपी एपी से कम होता है तब एपी घटने लगता है, यानी 5वें श्रमिक पर। अब यहां पर आप देखेंगे दोनों बराबर थे, यहां पे आप देखेंगे कि जो आपका एमपी घट रहा है, ठीक है ना, एवरेज प्रोडक्शन तो बढ़ रही है क्योंकि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, घटते दर पर बढ़ रहा है। देखिए घटते दर पर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एवरेज प्रोडक्शन घटते दर पर बढ़ना शुरू होगा वैसे ही आपका एमपी जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पर देखेंगे, ये देखिए आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो गया। ठीक है ना, और एपी भी जो है आपका वो नीचे की तरफ जा रहा है। अंत में एपी और एमपी दोनों घटते हैं, लेकिन एमपी नकारात्मक हो जाता है। तो आप देखेंगे भाई जो एमपी है नकारात्मक हो जाता है, एमपी जो होता है आपका वो बड़ी तेजी से गिरता है। ठीक है ना, मार्जिन जो तेजी से गिरता है। ठीक है, लेकिन एपी सकारात्मक रहता है, साथ ही एमपी गिरावट की गति एपी के गिरावट से तेजी होती है। तो ये भी गिरता है, यानी एवरेज प्रोडक्शन भी गिरता है, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं गिरता क्योंकि अभी प्रोडक्शन हो रहा होता है, वो घटती दर से जो है बढ़ रहा होता है, तो इसलिए वो इतनी तेजी से नहीं गिरता जितनी तेजी से एमपी गिरता है। ठीक है, तो एमपी जो होता है वो आपका ऋणात्मक तक चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। डिटेल वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इससे आप अच्छे से जो है अपने पेपर की प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट करना है तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।